A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well and all of you are preparing the chapter by yourself. After the class, you are reading the topics and you are just clearing out the concepts. So yesterday we were discussing, from last 2 days, we are discussing the principles of insurance. And today we have to discuss only 2 more principles. Then after we will start our new topic. Have a look. Principle number 5, principle of subrogation. बस हमें आज subrogation और causa proxima पढ़ना है. बाकी हमने कल पढ़ लिए थे. कल आपको याद होगा हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी पढ़ा था, जो कहता है कि इंश्योरेंस प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. द पर्पस ऑफ इंश्योरर इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड टू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन ही वाज बिफोर द लॉस. राइट, उसका काम उसकी लॉस की रिकवरी करवाना है, ना कि उसको प्रॉफिट पे लेके जाना. उसी से रिलेटेड प्रिंसिपल नंबर 5 है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. पहले इसका एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद बुक की लैंग्वेज एक्सप्लेन करूंगी. एग्जांपल समझिए. Suppose I have taken a fire insurance policy for rupees 8 lakh. Now due to a fire I suffered a loss of rupees 6 lakh. Now insurance company has paid me rupees 6 lakh. आई इंश्योरेंस कंपनी और उन्होंने मुझे 6 लाख रुपीस दे दिए. अब होता क्या है, मेरी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में आग लग जाती है. मैं कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि लॉस 6 लाख रुपीस का है और 6 लाख रुपीस का कंपेंसेशन रिसीव कर लेती हूँ. अब मेरे पास कुछ वॉर्न आउट गुड्स बच जाते हैं, कुछ ऐसे गुड्स जो पूरी तरीके से अभी खराब नहीं हुए हैं, सेमी वॉर्न आउट है, और उनको सेल करके मैं 50,000 रुपीज अर्न कर देती हूँ, 50,000 अर्न कर लेती हूँ. ऐसे में प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन स्टेट्स कि ये 50,000 पे इंश्योरेंस कंपनी का राइट है, इस पे आपका राइट नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी का राइट है. क्यों? क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी ये 50,000 आपसे वापस नहीं लेती, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी पूरा नहीं हो रहा. आपका नुकसान हुआ था 6 लाख का, 6 लाख आपको वापस मिल गए, पर 50,000 का फिर भी आपने सामान सेल करके पैसा कमा लिया, यानी 50,000 का आपको प्रॉफिट हो गया. और ये इंश्योरेंस कंपनी कहती है ऐसा हम होने नहीं देंगे. तो वो क्या करेंगे, अगर आपको उन्होंने 6 लाख का क्लेम दे दिया तो बचे हुए जितने भी गुड्स हैं वो अपने साथ ले जाएंगे और उनको सेल करके जो भी पैसा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी रखेगी. और अगर बाई चांस पहले ही उनको पता चल जाता है कि आपके इतने गुड्स बच गए, तो वो उनका इवैल्यूएशन करेंगे. उनका वैल्यूएशन करके फिर उनको पता चलेगा कि ये इतने वैल्यू के है, तो वो आपके लॉस अमाउंट में से उस अमाउंट को डिडक्ट करके फिर आपको कंपेंसेट करेंगे. तो देखिए क्या लिखा हुआ है बुक की लैंग्वेज में. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आफ्टर पेइंग द कंपेंसेशन, द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड. इंश्योरर इंश्योर्ड की जगह चला जाता है. In other words, when the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by him or her, the right of ownership of such property passes on to the insurer. अगर मेरी कोई एसेट है जो खराब हो गई है, अब जैसे मेरा व्हीकल है, व्हीकल खराब हो गया और मैंने उसके स्पेयर पार्ट्स को चेंज करवाया इंश्योरेंस से, तो जो पुराने वाले थे उनका राइट इंश्योरेंस कंपनी का है, उन पे राइट, हम उनको वापस से नहीं ले सकते. वेट फॉर अ सेकेंड. Samarjeet, beta, you are not supposed to use marker on the screen. This is something जो आपको नहीं करना है, स्क्रीन को कंट्रोल में रखना है, पेन नहीं चल जाए आपका स्क्रीन पे कभी भी गलती से. चलिए, यस जानवी, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. ओके बेटा, कोई बात नहीं. यस जानवी. मैम, अगर हमने इंश्योरेंस 8 लाख का करवाया हुआ है और हमारा लॉस 10 लाख का हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपन को 10 लाख देगी या 8 लाख? नहीं बेटा, हमने जितनी अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया है, हमारा क्लेम उसको एक्सीड नहीं कर सकता. हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैंने इंश्योरेंस 1 लाख का करवाया और प्रीमियम अभी सिर्फ 30 या 40,000 का पे किया है, तो मुझे मेरा क्लेम प्रीमियम से ज्यादा मिल सकता है, बट इंश्योरेंस की पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा क्लेम कभी भी नहीं मिल सकता. Is it okay? Yes, ma'am. All right. चलिए देखिए आगे.
फिर ये क्या कह रहे हैं कि इंश्योर्ड को अगर कंपनसेशन मिल गया तो उसकी अब जो ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी की जिसके लिए उसको कंपनसेशन मिला वो किसके पास चली जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी के पास। दिस इज कोरोलरी टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी ये इंडेमनिटी से ही जुड़ा हुआ है ना, उसी के जैसा है। Because once compensation is given, later on if insured realizes some money by sale of damaged property, then that will bring profit to him. And insurance is not a contract of making profit. अगर आप बाद में बचे हुए गुड्स को बेच के प्रॉफिट अर्न कर लेते हो तो गलती कर रहे हो, इंश्योरेंस तो प्रॉफिट वाला खेल ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस अमाउंट को इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल वही दिया हुआ है, 1 लाख का लॉस हुआ, 1 लाख का कंपनसेशन मिल गया। अब कुछ बर्न गुड्स को सेल आउट करके मैंने 10,000 रुपीज रिसीव किए, तो ये 10,000 मेरे नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी के, ये वो लेके चली जाएगी क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही पूरे लॉस के लिए कंपनसेट कर दिया। आगे देखिए नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा से, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। ये प्रिंसिपल कह रहा है जिस रीजन के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया उससे होने वाले लॉस की ही कंपनसेशन मिलेगी, और कोई रीजन से लॉस हो गया तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मैंने फायर इंश्योरेंस करवाया और मेरे यहाँ चोरी हो गई तो मुझे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मैंने मरीन इंश्योरेंस करवाया ताकि मेरी शिप में पानी आने की वजह से मेरी शिप मेरे गुड्स खराब ना हो जाए, ऐसे में सिर्फ पानी की वजह से होने वाले डैमेजेस का ही क्लेम मिलेगा और किसी डैमेज का क्लेम नहीं मिलेगा। अब ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, आपका दिमाग में कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है, जानवी बेटा रीड दिस पॉइंट फॉर एवरीवन एंड रेस्ट ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, और रीडिंग कंप्लीट होते ही आप इस एग्जाम्पल को समझाएंगे। बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एकदम इजी सा। यस जानवी। For example, कंटिन्यू। for example, if a person has taken a fire insurance policy for his house and when fire breaks out, he should take the all measures Beta, stop to fire. wait for a second. You are reading the example of 7th principle. You have to read it down of 6th principle. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. For example, if a person has taken a marine insurance policy for sending the wheat bags and on the way if rats spoil the wheat, then no compensation will be given because under marine insurance the cause of loss should be sea trials and not the rat. Continue. On the other hand, if the rat makes the hole in the ships through which water enters and spoils the wheat bags, then the compensation will be given because of the loss of wheat due to seawater. Is it clear to everyone? Who is going to explain the example? Raise your hands. Yes, Kirti will explain. Very good, Kirti. मैम इस एग्जाम्पल का मतलब है कि अगर अपन ने इंश्योरेंस मैरीन का ही लिया है तो अगर वाटर से लॉस होएगा गुड्स का तो ही अपन को इंश्योरेंस मिलेगा। अगर रैट उसको काट देती है तब अपन को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप देखिए रैट ने अगर आपके व्हीट बैग्स को डैमेज कर दिया, व्हीट तो फिर भी खराब हुआ बट कंपनसेशन नहीं मिलेगा। बट रैट ने आपकी शिप को डैमेज किया जिसकी वजह से सी का पानी आपकी शिप में आ गया और अल्टीमेटली आपके व्हीट बैग्स को पानी ने खराब किया है तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। यानी रीजन फॉर लॉस जो होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को ले लेते हैं। मिस्टर एक्स मेरा फेवरेट है, चलो मिस्टर एक्स की बात करते हैं। मिस्टर एक्स ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अब मिस्टर एक्स अगर एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो उनको कंपनसेशन मिलेगा उनके फैमिली वालों को, लेकिन नॉर्मली घर पे हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है तो कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो पर्टिकुलरली द पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग यू कि जो रीजन से आपने पॉलिसी ली है, जो सब्जेक्ट मैटर आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है, उसी से होने वाले लॉस की रिकवरी होगी। अगर किसी और रीजन से आपको उसी प्रॉपर्टी को लॉस हो गया तो कोई भी रिकवरी नहीं होगी। I hope it is clear to all of you.
चलिए आगे बढ़। So here we have completed the 7 principles of insurance. Now a case study is given. अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे केस स्टडी को। A transport company took an accident insurance policy for all its vehicles. Accident insurance policy ली थी, ठीक है। A truck of the company carrying oranges met with an accident. Due to that accident, there was no damage to oranges. एक्सीडेंट की वजह से ऑरेंजेस को कोई डैमेज नहीं हुआ। ट्रक का एक्सीडेंट तो हुआ बट ट्रक के एक्सीडेंट की वजह से उन गुड्स का कोई भी डैमेज नहीं हुआ। आगे क्या कह रहे हैं, बट ऑरेंजेस वर अनलोडेड फ्रॉम दैट ट्रक एंड रीलोडेड टू अनदर। एक्सीडेंट हो गया तो ऑरेंजेस को उस ट्रक से निकाल के दूसरे ट्रक में डाला। ड्यू टू टाइम वेस्टेज इन अनलोडिंग एंड रीलोडिंग द ऑरेंजेस गॉट स्पॉइल्ड। अब ट्रक में तो ठंडी थी नहीं, ट्रक तो पूरा क्या था, गर्मी में धूप में एक्सीडेंट हो गया, अनलोडिंग रीलोडिंग हो रही थी, उतनी देर में ऑरेंजेस खराब हो गए। आपको कह रहे हैं विल द कंपनी गेट कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑरेंजेस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी और नॉट। व्हिच प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद दिस केस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको क्लास 12th में मिलेंगे। अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, आपको देखो केस स्टडी दे दी, आपको बोल रहे हैं उनको कंपनसेशन मिलेगा क्या, बताइए मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है? What do you feel? Yes, कीर्ति? मैम नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्सीडेंट से नहीं। बिल्कुल, एक्सीडेंट की वजह से अगर लॉस होता तो कंपनसेशन मिलता, बट एक्सीडेंट की वजह से हुआ ही नहीं है तो नहीं मिलेगा। अनलोडिंग और लोडिंग के टाइम पे लॉस हुआ। फिर कह रहे हैं कौन सा प्रिंसिपल रिलेटेड है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। फिर उसको एक्सप्लेन करना है तो हम उसको 3 मार्क 4 मार्क के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए ये देखिए, कल हमने इस पे डिस्कशन किया था। A husband took the life insurance policy of his wife. पति ने पत्नी का लाइफ इंश्योरेंस करवाया। After a year, the couple got divorced, and later on, after 2 years, his wife died. Divorce हुआ, divorce के 2 साल बाद बीवी की डेथ हो गई। Will the husband get compensation from insurance company? आगे लिखा हुआ होगा why. क्या उसको compensation मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्यों मिलेगा? Your answer will be yes. According to the principle of insurable interest, है ना, insurable interest के according, the interest in case of life insurance must be present at the time of taking policy. जब पॉलिसी ली है तो insurable interest होना चाहिए, इस केस में है तो उसको क्लेम मिलेगा, उसको compensation मिलेगा। Is it okay to everyone? Anyone, any doubts, any confusions? No? All right. Have a look everyone. So after discussing the principles of insurance, we have to further move towards our next topic, that is insurance and assurance. These are two different terms, insurance and assurance. Many people consider it as similar terms, but in actual life, these are different terms. Insurance is basically a contract where insurance company will compensate you only when you have suffered some loss, otherwise आपको कोई compensation नहीं मिलेगा। Whereas assurance is a contract जिसमें आपको compensation मिलना 100% final है। Assurance word यूज किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें फिक्स है कि आपने जो पैसा डिपॉजिट करवाया है वो आपको कभी ना कभी दोबारा मिलेगा, या तो उस इंडिविजुअल को खुद को मिल जाएगा या उसके फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा, ठीक है, पर पैसा मिलेगा। तो देखिए बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, assurance refers to a contract in which the sum assured is bound to be paid sooner or later. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो पैसा आपने इंश्योरेंस कंपनी को दिया है वो आपको दोबारा मिलना फाइनल है। इंश्योरेंस कंपनी विल रीपे योर मनी सूनर और लेटर, यानी हो सकता है जल्दी मिल जाए, हो सकता है थोड़ा लेट मिले। But in case of insurance, the sum assured is paid only when the insured suffers a peculiar loss. इंश्योरेंस के केस में वो सम तभी मिलेगा जब आपको लॉस हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं फायर इंश्योरेंस, आग लगना 100% फाइनल नहीं है, तो हो सकता है क्लेम मिले, हो सकता है ना मिले। आग लग गई तो क्लेम मिलेगा, नहीं लगी तो नहीं मिलेगा। बट लाइफ इंश्योरेंस, इंसान का मरना 100% फाइनल है,
तो या तो इंसान के मरने पे कंपनसेशन मिल जाएगा या फिर मरने से पहले ही उसके फैमिली वालों को या उसको खुद को एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उसको खुद को मिल जाएगा। फाइनल है कि कंपनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एग्जाम्पल देखिए, इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द कंपनसेशन इज गिवन टू इंश्योर्ड ओनली व्हेन ही सफर्स लॉस ड्यू टू फायर। अगर आग की वजह से कोई नुकसान हुआ तो ही कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। वर्ड तो इंश्योरेंस यूज कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये किसका कॉन्ट्रैक्ट है? एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर इज बाउंड टू पे the compensation either on the death of insured or on the expiry of time period of policy, whichever comes earlier. हो सकता है एक इंसान ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई 60 इयर्स के लिए, अब 60 इयर्स के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई तो उससे पहले उसके फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा। 60 इयर्स की एज तक आने तक उसकी डेथ नहीं हुई तो उसको खुद को वो पैसा मिल जाएगा ताकि वो अपनी ओल्ड एज लाइफ अच्छे से निकाल सके। जो भी पहले होगा, पहले डेथ हो गई तो डेथ पे मिल जाएगा पैसा, और पहले डेथ नहीं हुई और पॉलिसी एक्सपायर हो गई तो पॉलिसी के एक्सपायर होने पे मिल जाएगा। देखिए, द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन द रिस्क इज अनसर्टेन। अगर रिस्क अनसर्टेन है, हो सकता है लॉस हो सकता है ना भी हो, तब तो इंश्योरेंस टर्म को यूज करेंगे। और अगर रिस्क सर्टेन है, जैसे मरना फाइनल है, कोई जल्दी मर जाता है कोई लेट मरता है, राइट, सूनर और लेटर, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म है एश्योरेंस। In other words, the term insurance is used where compensation is guaranteed to be paid only on happening of event, whereas in case of assurance, the payment of compensation is certain. इसलिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था that assurance that life insurance is a contract of investment. एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि 100% फाइनल है कि जो पैसा हमने डिपॉजिट करवाया वो हमें कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा। Here the difference between assurance and insurance is given. Number one, the contract of insurance. Insured must suffer a loss in order to claim compensation. अगर हम चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट करे तो उसके लिए हमें लॉस होना जरूरी है, बिना लॉस के कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ एश्योरेंस, इंश्योरर इज बाउंड टू पे द अमाउंट, भले लॉस हो चाहे नहीं, पे करना ही पड़ेगा। इंसान नहीं मरा तो पॉलिसी के एक्सपायर होने पे पे करना पड़ेगा। फिर इंश्योरेंस का टर्म यूज किया जाता है व्हेन द रिस्क इज अनसर्टेन। एश्योरेंस में चीज सर्टेन है, एक्टिविटी सर्टेन है, होगी ही होगी। देन इंश्योरेंस में कंपनसेशन सिर्फ हैपनिंग ऑफ इवेंट में मिलता है, एश्योरेंस में इवेंट हैपन हो चाहे ना हो कंपनसेशन मिलता है। सेम बात तीनों पॉइंट्स में रिपीट की गई है, अच्छे से लर्न करना, ये डिफरेंस में एग्जामिनेशन में देती हूँ। नाउ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, 4 तरीके की इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा भी होती तो बहुत सारी है बट हमारे सिलेबस में 4 है। मिसलेनियस इंश्योरेंस होती है जिसका कोई स्कोप लिमिटेड नहीं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है बट हमारे सिलेबस में इतना ही। अब देखिए आज का पार्ट है हमारा लाइफ इंश्योरेंस का। कल मैंने आपको बताया था ना कि हम कौन से युग में चल रहे हैं, कलयुग में चल रहे हैं। तो कलयुग में 2 तरीके के डर होते हैं लोगों को। तो हम जी रहे हैं कलयुग में, और कलयुग में 2 तरीके के फियर लोगों को होते हैं। एक तो हमेशा सबको होता है फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली। कुछ लोगों को ये डर होता है कि हमारी अगर जल्दी डेथ हो जाएगी तो हमारे डिपेंडेंट्स का क्या होगा। जैसे मिस्टर एक्स की अगर एक फैमिली है, मिस्टर एक्स की वाइफ है, उनके पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, तो मिस्टर एक्स को हमेशा ये डर लगा रहेगा कि यार अभी तो मैं हूं तो मैं कमा रहा हूँ, कल को मैं मर गया तो फिर मेरे घर वालों का क्या होगा, व्हाट विल माय फैमिली डू इन माय एब्सेंस, हाउ विल दे मैनेज देयर मील। सबसे बड़ी तो वो अपना खाना कैसे खाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, ये उनकी सबसे बड़ी टेंशन हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस टेंशन, कहीं वो इसी टेंशन में रह गए और काम ही नहीं कर पाए तो कैसे चलेगा। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी कहती है यू कैन बी रिलैक्स बाय टेकिंग एन लाइफ इंश्योरेंस। व्हाट वी विल डू, वी विल कंपनसेट the amount, we will help your family to overcome the financial crisis in case of your death, ऐसा इंश्योरेंस कह देती है। अब काफी लोगों को लगता है यार हमारे बहुत सालों तक डेथ ही नहीं होगी तो क्या होगा, अर्निंग तो हम मैक्स टू मैक्स 60 to 65 तक कर सकते हैं,
58, 60 तो गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज कह रखी है, फिर भी मजबूरी हो तो अ पर्सन कैन अर्न अप टू अ एज ऑफ 65 ईयर्स, राइट। उसके बाद में अर्निंग नहीं हो पाती है, उसके बाद में हेल्थ हमारा साथ नहीं देती, तो ऐसे में हमें डर लगे अगर किसी के बच्चे ही ना हो, ठीक है, कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जिसकी फैमिली ना हो उसको सपोर्ट करने के लिए, या उसको लगे कि यार मेरे बच्चे तो अच्छे नहीं है, मेरे बच्चे तो अभी रेस्पेक्ट नहीं करते, तो फ्यूचर में ये मुझे सपोर्ट कर देंगे क्या, या किसी की हैबिट हो हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहने की और उसको लगे नहीं किसी और की अर्निंग से अगर मेरा काम चले तो कैसे मजा आएगा, तो in that situation also he or she can take a life insurance policy। 60 years तक 65 years तक डेथ नहीं होगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस एज के बाद में आपका जब तक आप अर्न कर रहे हो तब तक सेविंग करते रहो, वो पैसा आपको रिटर्न में दे देगी और उसी पैसे से आप अपनी ओल्ड एज वाली लाइफ को बहुत इजीली चला पाओगे। So life insurance is related with two type of risk. Number one, when people are having a risk of dying too early. Number two, when they have a risk of dying too late. Now, generally people take life insurance policy when they have the fear of dying too early. क्योंकि हम सब अच्छे बच्चे हैं, हम अपने पेरेंट्स को ऐसा फील नहीं करवाएंगे कि जब वो अर्न नहीं कर पाएंगे तो हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए डाइंग टू लेट वाला सीन थोड़ा कम है यहाँ पे। Then to provide financial support to their family, they take a life insurance policy. लोग ले लेते हैं ताकि उनके नहीं रहने पे उनकी फैमिली को सपोर्ट मिले। Sometimes people get a life insurance policy. Sometimes people take a life insurance policy to get financial support and economic independence during their old age. उसके लिए भी काफी बार लोग लेते हैं। When people think of living too late, then to get some financial support during their old age, also the insurance policy is taken. In life insurance, the sum assured is paid at the death or on maturity period, whichever comes earlier. अगर पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले इंसान एक्सपायर हो जाएगा तो इंसान के घर वालों को क्लेम मिल जाएगा, और अगर पॉलिसी पहले एक्सपायर हो जाएगी तो उस इंसान को क्लेम मिल जाएगा, the person who has taken the policy. Maturity periods means the duration for which insurance has been taken, maybe for 30 years or for 20 years. Now, if a person dies early, then his family gets compensation amount, and if a person survives, then he, she, himself, herself can get the policy amount. आगे देखिए, in life insurance, the insured has to pay a fixed amount of premium, and in return, the compensation is assured at his death or at the maturity, whichever comes earlier. ये आपको पता चल ही गया होगा कि एक फिक्स प्रीमियम देता रहता है और उसके अगेंस्ट अश्योर्ड है कि या तो इंसान की डेथ पे या पॉलिसी के मेच्योरिटी पीरियड पे, दोनों में से जो पहले हुआ उस पे कंपनसेशन मिल जाएगा। नाउ, for fixing the premium amount, the insurance company rely on statistics of mortality rate and morbidity. Mortality का मतलब होता है आपके कंट्री में, आपके एरिया में डेथ रेट कितनी चल रही है। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है फॉरनेस टू इलनेस, बीमारी, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने की कितनी अभी फॉरनेस है, लोग कितनी जल्दी बीमार पड़ते हैं, ठीक है, प्रॉनेस टू इल, गेट इल, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रीमियम सेट करेंगे। जैसे कोविड के टाइम पे प्रीमियम्स इंक्रीज हो गए, इट इज हार्ड टू प्रेडिक्ट व्हेन द पर्सन विल डाई, सो इंश्योरेंस कंपनी रिलाई ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट। अब ये तो नहीं पता लगा सकते ना कौन कब मरने वाला है, अगर ये पता हो जाता तो दुनिया में कितने दुख कम हो जाते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करती है और उसके बेसिस पे प्रीमियम अमाउंट सेट करती है। नाउ in life insurance contract, the premium can be paid monthly, quarterly, half yearly or annually, and the insurer pays the policy amount at the death or on expiry of a specific time period, which is also called the maturity time of policy. हम तो प्रीमियम देते रहेंगे या तो मंथली या फिर ईयरली या क्वार्टरली, और इंश्योरर हमें कंपनसेट कर देगा हमारी पॉलिसी के मेच्योरिटी टाइम पीरियड। अब ये सेंटेंस हाईलाइट कर लीजिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सब्रोगेशन आर नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एप्लीकेबल ही नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट वाला कोई सीन ही नहीं है, किसी इंसान के मरने से जो लॉस होता है उसको फाइनेंशियली मेजर नहीं किया जा सकता, राइट, वो इमोशनल लॉस है, तो प्रॉफिट वाला कोई मामला यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये तीनों प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं। आगे देखिए, the main elements of life insurance are, number one, the contract of life insurance is a contract of utmost good faith,
ये अज्यूम किया जाता है कि पॉलिसी बहुत ऑनेस्टली होती है। LIC तो क्या करता है, आपका फुल बॉडी चेकअप करवाता है। अगर हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो हमारा फुल बॉडी चेकअप होगा, हमारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम सेट किया जाएगा। नेक्स्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब प्रेजेंट होना चाहिए, जब हमने पॉलिसी ली है। पॉलिसी की एक्सपायरी के टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी नहीं है। And next, life insurance contract is not a contract of indemnity. ह्यूमन लाइफ को प्रॉफिट से मैच नहीं किया जा सकता। तो ये हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। ओके एवरीवन, so I am ending the class over here. We will discuss the fire insurance, marine insurance and health insurance in our next class. Till that, have a nice day, enjoy yourself.